नाजरीन, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं प्रोग्राम आपके लिए ला रहा हूँ और शायद ही पहला ऐसा मौका हो कि जब से मैं अपनी स्टोरीज़ यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ, किसी भी पाकिस्तान के बेहतरीन सहाफ़ी के साथ बैठा हुआ हूँ पहली दफ़ा। और एक पाकिस्तान का बर्निंग इशू है जो कि आप यूँ कह सकते हैं पिछले 1.5 साल में जब से 9 मई के वाक़यात हुए हैं उसके बाद से ये सबसे बड़ी स्टोरी है। डी चौक पे बहुत सारे ख़बरें आ रही हैं कि यहाँ एक ये मक्तलगाह बन गया है, मैसेकर हुआ है, ट्रेजडी हुई है, हलाकतें हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लतीफ़ खोसा साहब ने जो उनके मेंबर नेशनल असम्बली ने कहा है कि 278 लोग शहीद हुए हैं। हमने भी एक धरना कवर किया। मैं ख़ुद एज ए जर्नलिस्ट भी यह धरने कवर करता रहता हूँ और ख़ुद भी मैं, मेरी टीम और मेरे प्रोग्राम के जो हेड हैं ओवरऑल सारे चीज़ों के, वो सारे आज यहाँ आए हुए हैं। हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम तो ला रहे हैं, उसकी तफसीलात आप लोगों को नहीं देंगे। वो प्रोग्राम आपने ज़रूर देखना है हम टीवी पे, जिस पे हमने पाकिस्तान के 10 साल के धरनों पे तहकीक की है, कितनी हलाकतें हुई हैं और हमारा फोकस ये धरना है, ये डी चौक ओवरऑल है। लेकिन मैं सारी चीज़ें देखता रहा हूँ, कवर करता रहा हूँ, अपनी तफसीलात बाद में शेयर करूँगा। मेरे साथ जो सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के शानदार सहाफ़ी और डी चौक पे ही रहते हैं, इस धरने को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे साथ दोस्तों के साथ सब कुछ। मैं उनसे सीधा सवाल करता हूँ और आपको ले जाता हूँ उनके पास। वो आपको बताएंगे मुजाहिद हुसैन साहब के डी चौक पे हुआ क्या है, माहौल कैसा था, नंबर कितना था, ट्रेजडी हुई है नहीं हुई है या क्या हुआ है, एक हकीकत आपके सामने वो रखेंगे। मुजाहिद साहब, अप टू यू नाउ। जाहिर साहब, ये सारा वाक़या तो आपके सामने है, लेकिन जो कुछ यहाँ हुआ है और जिसके बारे में सोशल मीडिया पर और सियासी पार्टियों का जो मौक़िफ़ है और सबसे बढ़कर जो हुकूमत का मौक़िफ़ है, इसमें बहुत फ़र्क है और बहुत तज़ाद पाया जा रहा है। ना तो यहाँ पर सैकड़ों लोग मारे गए हैं, ना यहाँ पर सब कुछ पुरअमन तरीके से हुआ है। एक बलवे को या एक एहतजाज को या एक लोगों के इज्तिमा को डिस्पर्स करने के लिए जो रात को कार्रवाई की गई, वो हमने देखी है, आपने भी देखी है। उसमें लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, लोगों की जानें भी गई हैं। फ़र्क सिर्फ तादाद का है और शायद उसकी वजह सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मजमा यहाँ पर पहुँचा था, उस पर जो चीज़ें फ़ायर की गई, सबसे पहले तो ये शेल फ़ायर किया गया, जिसको हम अल मारूफ आंसू गैस का शेल कहते हैं। इसके अंदर जो है वो एक, ये पूरी तरह चल नहीं पाया है, इसके अंदर जो है वो एक सारा वो मवाद पाया जाता है जो धुआं पैदा करता है, जो आँखों को चुभता है और लोगों की सांस के लिए मसाइल पैदा करता है। ये डिस्पर्स करता है जो एहतजाजी लोग हैं उनको। एक तो ये चीज़ थी, ये तो ज़ाहिर है पुलिस कहीं भी इस्तेमाल करती है। आप तो बहुत सारी गोलियों के कॉल लेके दूसरी, बैठे हुए हैं। हाँ, दूसरी जो सबसे अहम चीज़ थी वो ये एक 12 बोर का शेल है। इसके अंदर स्टील की गोलियां होती हैं और जिनकी तादाद 12 से लेकर बाज़ात 6 भी होती है, बाज़ात ये ज़्यादा होती है। ये आमतौर पर हम हमारे देहात में या हमारे शिकारी लोगों को अपने शिकार के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और ये जो फायर है या ये जो कारतूस है, ये मोहलक गोली है, इससे हलाकतें होती हैं। ये यहाँ पर चलाए गए हैं, तो यहीं से हमने तलाश किया है। आपके सामने ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि एहतजाज को रोकने वालों ने अपने तौर पर कोई कसर बाकी नहीं रखी है और ये फ़ायर किया गया। ज़ाहिर है ये हवा में फ़ायर करने के लिए नहीं है, ये लोगों को मारा जाता है, जिससे लोग यहाँ पर ज़ख्मी हुए या खुदा न खास्ता अगर कुछ लोग जहाँ भाग हुए हैं तो उसकी काज ये हो सकती है, जो सबसे अहम है। दूसरी मैं अहम चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है ये रबड़ की गोलियाँ। हम आमतौर पर हमारे वज़ीर दाखिला और हमारे बहुत से लोग ये कहते हैं कि रबड़ की गोलियाँ मारी जा रही हैं और रबड़ की गोलियों से हलाकतें नहीं होती हैं। रबड़ की गोली जो है, इससे लोग जो है वो फ़ौरी तौर पर थोड़ा मजरूह होता है कोई भी इंसान और ना उसका खून निकलता है। लेकिन ये इतनी सॉलिड चीज़ है, हम इसको इंग्लिश में पैलेट बुलेट्स भी कहते हैं। आपको याद होगा कश्मीर में बलवाइयों पर जो जब 370 आर्टिकल वहाँ पर लागू किया गया है, उसके बाद पैलेट गन्स की फायरिंग बहुत ज़्यादा देखने में आई है। और ये शरे जब आंखों में लगते हैं और ख़ास तौर पर जब चेहरे पे लगते हैं
تو یہ ایک بہت ہی مہلک قسم کی چیز ہوتی ہے جس سے نشان پڑ جاتا ہے اور خدا نخواستہ بینائی تک جا سکتی ہے. تو یقینی طور پر ہمیں یہاں پر ڈی چوک میں ہمیں ایسا کوئی خول نہیں ملا جو کسی کلاشنکوف کا ہو یا G3 کا ہو، جو کہ ہماری فورسز اکثر استعمال کرتی ہیں. لیکن سب سے جو مہلک چیز ہے وہ یہ شل ہے. سوری. اور یہ وہ شل ہے جو عام طور پر یہ ایسے بور میں چلتا ہے جس کے لیے لائسنس بنانا پڑتا ہے اور جو مہلک ہے. ہم اس کو 12 بور بھی کہتے ہیں اور 2 نالی بندوق میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، سنگل نالی ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ فورسز کی طرف سے لوگوں کو جو ہے وہ صرف ڈرایا دھمکایا گیا ہے یا ان پر لاٹھی چارج ہوا ہے یا ان پر پانی پھینکا گیا ہے جس سے وہ ڈر کے بھاگ گئے ہیں، یہ ایک بالکل فضول بات ہے. لوگوں پر فائرنگ بھی کی گئی ہے، لوگوں پر آنسو گیس کے شیل بھی برسائے گئے ہیں، لوگوں کو یہ پیلٹ گولیاں بھی ماری گئی ہیں. اس سے اب یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کل جو ہلاکتیں ہیں ان کی تعداد کتنی ہے. زخمیوں کے بارے میں تو ایک لسٹ آئی ہے، لیکن حیران کن طور پر اگر وہ لسٹ آپ نے دیکھی ہے تو اس لسٹ میں جتنے بھی زخمی ہیں ان میں کوئی بھی ایسا زخمی نہیں جس کے سر پر پولیس کا ڈنڈا لگا ہو یا جس کو بلٹ وونڈز ہیں سارے. وہ سارے گن شاٹ لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بھی نہیں ہے، اس کو وونڈز اس سے نہیں بنتے، وہ بنیادی طور پر اس کے شاٹ ہیں یا دوسری جو گولیاں ماری گئی ہیں SMG ہے جیسے، یا چھوٹی جو 9mm کی جو ہمارے اکثر فورسز استعمال کرتے ہیں گن، ان کی گولیاں لگی ہوئی ہیں. تو ظاہر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے اور وزارت داخلہ کو چاہیے یا پارلیمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائے، ایک کمیشن بنائے جو تحقیقات کرے. اگر میرے آپ جیسے آرڈنری لوگوں کو یہ چیزیں یہاں آج بھی مل رہی ہیں، یہاں صفائی ہو چکی ہے اور یہ جو بیسک میدان جنگ تھا اس سے تھوڑا دور بھی ہے، وہ تو آگے کلثوم پلازا کی طرف یہ سب کچھ ہوا ہے. اگر یہاں یہ وافر مقدار میں چیزیں موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی جو فورسز تھیں ان کی طرف سے جب قابو کرنے کے لیے یا ان کو ڈسپرس کرنے کے لیے لوگوں کو جب ایکشن کیا گیا تو اس میں بہت سارا ایمونیشن استعمال ہوا ہے. اور اس